Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. इमेजिन कीजिए कि हमारे सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन है और उस पर एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट खुली हुई है। जिसमें 10,000 रोज है और हर रो में बस नंबर्स ही नंबर्स भरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और उस स्क्रीन को देखते ही ना हमारा दिमाग नेचुरली घबराने लगता है। एक अजीब सी उलझन होती है कि आखिर इन नंबर्स का क्या मतलब निकाला जाए। एग्जैक्टली दिमाग बिल्कुल हैंग हो जाता है। लेकिन फिर कोई एक बटन दबाता है और वो सारे 10,000 नंबर्स अचानक एक सिंगल लाइन ग्राफ या एक सुंदर से बार ग्राफ में बदल जाते हैं। राइट। और सिर्फ आधे सेकंड के अंदर मतलब वर्चुअली इंस्टेंटली हमें समझ आ जाता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, या फिर कोई स्पेसिफिक ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे। और आज की इस डीप डाइव में हम उसी आधे सेकंड की क्लैरिटी को डीकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है वो डेटा थ्रू पिक्चर्स यानी चित्रों के माध्यम से आंकड़े इस सब्जेक्ट की गहराई में जाता है। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे हम कच्चे और डिसऑर्गेनाइज्ड डेटा को जो बिल्कुल रॉ होता है उसको यूजफुल और एक नज़र में समझ आने वाले बार ग्राफ्स में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि हम हर दिन कितनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, पर उसको प्रैक्टिकली समझना एक अलग ही कला है। और आई थिंक अनपैक दिस, इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं डेटा के सबसे बेसिक फॉर्म से। हमारी सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है समायरा और कबीर का। हाँ, उन्होंने एक बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने अपने 35 दोस्तों से एक सवाल पूछा कि भाई आप दिन भर में टीवी देखने में कितना टाइम बिताते हो। राइट। अब ये सोचना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे की होगी। किसी ने कहा होगा आधा घंटा, किसी में 1 घंटा, किसी ने शायद 2.5 घंटे। और जब इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक पेपर पर ड्रॉ किया जाता है, बस छोटे छोटे चेहरे और टाइम के सर्कल्स के फॉर्म में, तो वो सच में एक नाइटमेयर जैसा लगता है। बिल्कुल। एक ही पेज पर 35 अलग अलग आंसर्स बिखरे हुए हैं। इस बिखरी हुई इन्फॉर्मेशन को ही हम रॉ डेटा या कच्चे आंकड़े कहते हैं ना। हाँ, और इसे क्विकली पढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। वो इम्पॉसिबल इसलिए लगता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की जो वर्किंग मेमोरी है वो एक बार में सिर्फ कुछ ही चीजों को प्रोसेस कर सकती है। मतलब जब हम 35 अलग अलग डेटा पॉइंट्स एक साथ देखते हैं तो ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। एग्जैक्टली। समायरा और कबीर के पास जो पेपर है वो इफेक्टिवली बस नंबर्स का एक शोर है, एक नॉइस है। और इस केओस को ऑर्गेनाइज करना ही डेटा साइंस का सबसे पहला स्टेप होता है। तो इसको सॉर्ट कैसे करते हैं? इस नॉइस को म्यूजिक में कैसे बदला जाए? जब हम इन कच्चे आंकड़ों को एक टेबल या तालिका में रखते हैं, जहां एक तरफ हमने लिख दिया टीवी देखने का टाइम, जैसे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, और दूसरी तरफ बच्चों की संख्या लिख दी। अच्छा, तो अब हमें वो 35 चेहरे गिनने नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। उन अनगिनत चेहरों को एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। जो चीज पहले एक पजल लग रही थी वो टेबल बनाते ही एकदम क्लियर हो जाती है। ये प्रोसेस ना मुझे एक बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन की याद दिलाती है। ये बिल्कुल हमारे जेब में पड़े उलझे हुए ईयरफोन्स की तरह है। अच्छा, वो कैसे? एनोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। देखिए, जब हम ईयरफोन निकालते हैं तो वो एक गुच्छा होता है, एक कॉम्प्लेक्स नॉट की तरह। वही हमारा रॉ डेटा है। उस उलझे हुए गुच्छे से हम गाने नहीं सुन सकते। राइट, पहले उसे सुलझाना पड़ता है। हाँ, और जब हम उन तारों को बड़े प्यार से आराम से सुलझाते हैं और सीधा करते हैं तो वो उस डेटा को टेबल में रखने जैसा है। तार सुलझने के बाद ही वो किसी काम के लायक बनते हैं। वाओ, ये ईयरफोन्स वाली एनोलॉजी इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। क्योंकि जब तक डेटा उलझा हुआ है हम उससे कोई डीपली मीनिंगफुल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जैसे कि हमारी स्टडी मटेरियल में एक सीरियस सवाल उठाया गया है, क्या ज्यादा टीवी देखना आंखों के लिए हार्मफुल है? एग्जैक्टली। और देखिए, ये सिर्फ मैथ्स का सवाल नहीं है, ये डायरेक्टली हेल्थ और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। जब डेटा टेबल में होता है तो क्लियरली दिख जाता है कि कितने बच्चे डेंजर जोन में हैं। मतलब वो बच्चे जो 2 घंटे या उससे ज्यादा टीवी देख रहे हैं। राइट। तो डेटा यहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं रह जाता, ये हेल्थ और सोसाइटी से जुड़े सीरियस क्वेश्चंस का एनालिसिस करने की पावर बन जाता है। अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी देखें तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस ऐसी ही टेबल से आते हैं। ये सच में फैसिनेटिंग है। लेकिन चलिए इस सिचुएशन को थोड़ा और चैलेंजिंग बनाते हैं। 35 बच्चों का डेटा तो टेबल में फिट आ गया, पर अगर डेटा बहुत बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? ऐसे केसेस के लिए एक और बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है, जोसेफ अंकल की खिलौनों की दुकान की प्रॉब्लम। टॉय ट्रेन्स हैं, लूडो बोर्ड्स हैं और बैडमिंटन रैकेट्स की तो लाइन लगी है।
अब सोचिए अगर कोई उन्हें कहे कि इन्वेंट्री का हिसाब रखने के लिए हर एक आइटम का इंडिविजुअल चित्र बनाओ, तो ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। हफ्तों लग जाएंगे और पेजेस भी खत्म हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? यहाँ जो बात सच में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जब डेटा इतना बड़ा हो जाए तो हमें एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, और यहीं पर स्केल या पैमाने का ब्रिलियंट आइडिया आता है। स्केल मतलब जैसे मैप पर स्केल होता है? हाँ, समवॉट सिमिलर। दुकान वाले एग्जाम्पल में दिपेश नाम के कैरेक्टर को एक शानदार आइडिया आता है। वो तय करता है कि एक खिलौने का चित्र एक्चुअली 5 आइटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओह, तो अगर दुकान में 25 टॉय ट्रेन्स हैं तो 25 ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, बस 5 ड्राइंग बनाएंगे और काम हो जाएगा। एग्जैक्टली। ये पैमाना एक बहुत बड़ी संख्या को कम से कम चित्रों के साथ दिखाने की आजादी देता है। ये एक तरह की शॉर्टकट ट्रिक है। पर एक सेकंड, मैं यहाँ इसको थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगा। ये ट्रिक टाइम तो बचाती है, पर क्या ये स्केल हमें थोड़ा ब्लाइंड नहीं कर देता? ब्लाइंड मतलब आप एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं? हाँ, I mean, जब हम एक ड्राइंग को 5 के बराबर मान लेते हैं तो हम डिटेल या ग्रैन्युलैरिटी खो देते हैं। अगर वहां 25 की जगह 23 कार्स हों तो उसको 5 के स्केल पर ड्रॉ कैसे करेंगे? क्या हम डेटा की रियल एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? ये एक बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है, और सच्चाई ये है कि हाँ, ये एक कॉम्प्रोमाइज है। डेटा विजुअलाइजेशन की दुनिया में इसे ट्रेड ऑफ कहते हैं। ट्रेड ऑफ मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना। राइट। हम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स का बलिदान देते हैं ताकि हमें तुरंत एक बड़ी पिक्चर या मैक्रो अंडरस्टैंडिंग मिल सके। स्केल का पर्पस हर एक छोटी यूनिट को गिनना नहीं, बल्कि जनरल ट्रेंड्स दिखाना होता है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो सोर्स में है। 2 व्हीलर्स या स्कूटर्स का डेटा। वहां एक स्कूटर का आइकॉन 3 व्हीकल्स के बराबर है। हाँ, ये कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। अगर फ्राइडे के दिन हमें स्कूटर के 7 आइकन्स दिख रहे हैं तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी टोटल 21 व्हीकल्स देखे गए। एग्जैक्टली। और अगर कोई पूछे कि फ्राइडे को वेंसडे के कंपैरिजन में कितने ज्यादा व्हीकल्स देखे गए, और मान लीजिए वेंसडे को 4 आइकन्स थे। लेट मी डू द मैथ। फ्राइडे को 7 आइकॉन्स, वेंसडे को 4, तो डिफरेंस हुआ 3 आइकॉन्स का, और 1 आइकॉन 3 गाड़ियों के बराबर है। तो 3 × 3 इज 9, यानी 9 व्हीकल्स ज्यादा देखे गए। परफेक्ट। तो देखिए, पैमाने का यूज करते टाइम हमें बस एक मेंटल की या डिकोडर की जरूरत होती है। अगर हम बैकएंड का मैथ समझते हैं तो एक्यूरेट नंबर्स भी निकाल सकते हैं। Here's where it gets really interesting, क्योंकि इन पिक्टोग्राफ्स या चित्रलेख की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, और इन्हीं लिमिट्स को क्रॉस करके हम डेटा विजुअलाइजेशन के उस टूल तक पहुंचते हैं जिसने दुनिया बदल दी। आप बार ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, इसके लिए रमन और शीला के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। रमन ने अपने दिन भर की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए एक टेबल बनाई और उसमें रूल रखा कि 1 स्माइली फेस बराबर 1 घंटा। राइट। तो उसने सोने के टाइम को दिखाने के लिए 8-9 चेहरे बनाए होंगे, स्कूल के लिए 6 बनाए, और पढ़ाई के लिए 4 स्माइली फेसेस बनाए। एग्जैक्टली। पर ऑनेस्टली उन छोटे छोटे चेहरों को एक एक करके गिनना बहुत एग्जॉस्टिंग काम है। दिमाग पर फालतू का जोर पड़ता है। बिल्कुल। रमन का तरीका टेक्निकली गलत नहीं है, बट वो कॉग्निटिवली इनएफिशिएंट है। और यहीं पर शीला का विजुअल सॉल्यूशन आता है, जिसे हम बार ग्राफ कहते हैं। तो शीला ने क्या अलग किया? शीला ने उन सारे अलग अलग स्माइली फेसेस को हटाकर एक सॉलिड वर्टिकल बार या खड़ी पट्टी बना दी। हर एक्टिविटी का टाइम उस वर्टिकल बार की हाइट से दिखाया गया। ओह, तो अब कुछ भी गिनने की जरूरत नहीं है, बस बार की हाइट देखी और इन्फॉर्मेशन सीधा ब्रेन में रजिस्टर हो गई। एग्जैक्टली। ये एक छोटी सी ट्रिक लगती है, पर रियल लाइफ में और एग्जाम्स में ये कॉन्सेप्ट टाइम बचाने के लिए गेम चेंजर है। ये तो बस एक ड्राइंग नहीं है, ये ह्यूमन टाइम और एनर्जी सेव करने का बहुत बड़ा इन्वेंशन है। पर अगर कोई पहली बार ग्राफ देख रहा हो तो इसकी एनाटमी या स्ट्रक्चर काम कैसे करता है? इसकी एनाटमी बहुत ही लॉजिकल है। किसी भी स्टैंडर्ड बार ग्राफ में हमेशा 2 मेन लाइंस होते हैं जिन्हें हम एक्सिस कहते हैं। राइट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हाँ, एक वर्टिकल लाइन होती है जो सीधे ऊपर की तरफ जाती है। ये जनरली क्वांटिटी या आवर्स की संख्या बताती है। और दूसरी लाइन? दूसरी एक हॉरिजॉन्टल बेसलाइन होती है जो जमीन की तरह लेटी हुई होती है। ये डिफरेंट कैटेगरीज दिखाती है, जैसे सोना, स्कूल जाना, खेलना वगैरह।
ये दोनों मिलकर एक फ्रेम बनाते हैं। जिससे हमें क्लियरली पता चलता है कि बेसिकली किन दो चीजों के बीच कंपैरिजन हो रहा है। बिल्कुल सही। स्ट्रक्चर तो क्लियर है, लेकिन एक डाउट आता है दिमाग में। अगर हमारे पास क्लियर नंबर्स वाली एक अच्छी सी टेबल ऑलरेडी है, तो इस ग्राफ की इतनी जरूरत क्या है? आई मीन, व्हाई डू ग्राफ्स विन? ये सवाल सीधा ह्यूमन एवोल्यूशन और हमारी बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। देखिए, इंसानी दिमाग ने नंबर्स पढ़ने के लिए खुद को इवॉल्व नहीं किया है, मतलब? को इंस्टेंटली पहचानने के लिए डेवलप हुआ है। ओ वेट, जैसे जब हमारे एंसेस्टर्स जंगल में होते थे तो वो डिस्टेंस को कैलकुलेट थोड़ी करते थे। एग्जैक्टली वो तुरंत देखकर समझ जाते थे कि कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है या कौन सा प्रेडेटर कितनी दूर है। वो मेजरमेंट गिनते नहीं थे, बस फील करते थे। वाह, और बार्गफ इसी एवोल्यूशनरी ट्रेड का फायदा उठाता है। हाँ, जब हम टेबल देखते हैं तो हर नंबर को मेंटली रीड करके कंपेयर करना पड़ता है, पर ग्राफ में सबसे लंबा बार बिना सोचे एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में बता देता है कि किस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा टाइम लगा। इस फिनोमेना को प्री अटेंटिव प्रोसेसिंग कहते हैं। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। हम एसेंशियली अपने एंशिएंट ब्रेन का यूज करके मॉडर्न डेटा डिकोड कर रहे हैं। सही पकड़ा आपने। और इसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार मेथड शेयर किया गया है, पेपर स्ट्रिप मेथड। ओह हाँ, पेपर स्ट्रिप मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम रफ पेपर की लंबी पट्टियां काट लेते हैं, फिर उन्हें अपने डेटा के हिसाब से नापते हैं, और जो एक्स्ट्रा पेपर बच जाता है उसे फाड़ देते हैं। फिर उन स्ट्रिप्स को एक पेपर पर चिपकाकर अपना खुद का फिजिकल बार ग्राफ बनाते हैं। ये कंप्यूटर माउस से ग्राफ बनाने से बहुत अलग एक्सपीरियंस है। ये प्योरली हैंड्स ऑन है, पर इस फिजिकल एक्टिविटी का लॉजिक क्या है? अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये फिजिकल एक्टिविटी बस बच्चों का खेल नहीं है। ये एक डीप एजुकेशनल स्ट्रैटेजी है जिसे टैक्टाइल लर्निंग या टच बेस्ड लर्निंग कहते हैं। मतलब छूकर और महसूस करके सीखना। एग्जैक्टली। डेटा और नंबर्स अक्सर बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, जैसे हवा में तैरते हुए कॉन्सेप्ट्स, लेकिन जब आप पेपर फाड़कर फिजिकल ग्राफ बनाते हैं तो आप उस एब्स्ट्रैक्ट मैथ को एक सॉलिड शेप दे रहे होते हैं। ये नॉलेज को हमेशा के लिए ब्रेन में सेट कर देता है। डेटा को सिर्फ आंखों से देखना ही नहीं, अपने हाथों से महसूस करना। हाँ, जब हम इन बार ग्राफ्स की शेप की बात कर ही रहे हैं तो हमेशा जरूरी तो नहीं कि बार्स बिल्डिंग्स की तरह ऊपर ही खड़े हों। बिल्कुल नहीं। एक और वेरिएशन है जिसे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कहते हैं। हाँ, हमारे नोट्स में एक नया ग्राफ है जो फूड वेस्टेज यानी खाने की बर्बादी को ट्रैक करता है। इसमें बार्स वर्टिकली खड़े नहीं हैं बल्कि लेटे हुए हैं। राइट। इस हॉरिजॉन्टल ग्राफ में एक्सिस आपस में स्वैप हो गए हैं। लेफ्ट साइड में अब खाने के नाम हैं, जैसे सैंडविच, पराठा, खिचड़ी, पूरी सब्जी और इडली सांभर, और नीचे की तरफ 0 से लेकर 9 तक नंबर्स लिखे हैं जो वेट बता रहे हैं कि कितने किलोग्राम खाना वेस्ट हुआ। एग्जैक्टली। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्वैप से ग्राफ को पढ़ने का बेसिक रूल नहीं बदलता। वर्टिकल में हम हाइट देखते हैं और हॉरिजॉन्टल में हम बार्स की लेंथ देखते हैं। लेंथ बताती है कि कौन सा आइटम डस्टबिन में सबसे ज्यादा गया। ग्राफ चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, आई गेस अल्टीमेट गोल तो एक ही है ना? हाँ, अल्टीमेट गोल यही है कि डेटा के अंदर जो एक्सट्रीम्स हैं, यानी सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट पॉइंट्स, वो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? जब कोई इस फूड वेस्टेज ग्राफ को देखता है तो प्रैक्टिकली बिना कुछ सोचे उसको क्या कंक्लूजन मिलता है? कि आंखें ऑटोमेटिकली सबसे लंबी पट्टी पर जाएंगी। अगर इडली सांभर वाला बार सबसे लंबा है और 9 नंबर की लाइन को टच कर रहा है तो क्लियर है कि सबसे ज्यादा बर्बादी यानी 9 केजी उसी की हुई है। और सबसे छोटा बार खिचड़ी का है, मतलब वो सबसे कम वेस्ट हुई है। इंस्टेंट विजुअल परसेप्शन। हम डिस्कशन के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ये सोचना बनता है कि यार ये सारा डेटा एक्चुअल में आता कहाँ से है? इसका सबसे सिंपल जवाब है विजुअल ऑब्जर्वेशन या दृश्य अवलोकन। एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट स्लाइड है जिसमें एक स्कूल के मैदान और कुछ बच्चों का सीन है। हाँ, इमेजिन कीजिए, मैदान में बहुत से बच्चे खड़े हैं। किसी ने लाल टोपी पहनी है, कोई चश्मा लगाए हुए है, कुछ आपस में हाथ मिला रहे हैं। ये सीन हमें एक फंडामेंटल ट्रूथ सिखाता है। डेटा सिर्फ मोटी मोटी किताबों, गवर्नमेंट फाइल्स या आईटी सर्वर्स में लॉक नहीं होता। डेटा इज एवरीवेयर, वो हमारे आसपास हवा में तैर रहा है। हम बस उस मैदान को देखकर इनफॉर्मली डेटा कलेक्ट करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कितने बच्चों ने टोपी पहनी है, कितने बच्चे चश्मा लगाते हैं,
ये ऑब्जर्वेशन ही डेटा साइंस का 0 स्टेप है। अगर हम अब तक की पूरी जर्नी को समराइज करें तो ये केओस से क्लैरिटी तक का एक स्टेप बाय स्टेप सफर रहा है। राइट। तो स्टेप 1 क्या हुआ? स्टेप 1 हमारे आसपास बिखरे हुए रॉ डेटा को ऑब्जर्व करना, जैसे मैदान में भागते बच्चे। फिर आता है स्टेप 2, उस मैसी इन्फो को गिनकर एक टेबल में रखना, और अगर क्वांटिटीज हजारों में है तो उसको हैंडल करने के लिए एक स्केल या पैमाने का यूज करना। और फाइनली स्टेप 3, उस ड्राई टेबल को एक सिंपल इंट्यूटिव बार ग्राफ में कन्वर्ट कर देना, ताकि कोई भी नॉर्मल इंसान, चाहे वो मैथ्स एक्सपर्ट हो या ना हो, एक झलक में पूरी स्टोरी समझ जाए। परफेक्ट समरी। और ये प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है कि हम इतनी मेहनत करके ये सब स्टेप्स फॉलो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि आज हमने रियलाइज किया कि डेटा कलेक्ट करना तो बस मटेरियल इकट्ठा करना है, पर जब तक हम उस डेटा को विजुअल ग्राफ्स में कन्वर्ट नहीं करते, जब तक हम उसे ह्यूमन ब्रेन के नेचुरल पैटर्न रिकॉग्निशन के लायक नहीं बनाते, वो प्रैक्टिकल दुनिया में यूजलेस है। वाओ, मतलब ग्राफ्स बनाकर हम लिटरली इस कॉम्प्लेक्स, फास्ट और शोर शराबे वाली दुनिया को डाइसिफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये बस ड्राइंग या मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं है, ये रियल वर्ल्ड ट्रेंड्स को पहचानने, सही टाइम पर सही डिसीजन लेने और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में सॉल्व करने का सबसे पावरफुल टूल है। क्या बात है, केओस से लेकर क्लैरिटी तक का सफर। आज हमने इतनी गहराई से देखा कि कैसे कुछ रैंडम आंसर्स, खिलौनों का ढेर या उलझे हुए तार एक नीट, क्लीन और साइंटिफिक बार ग्राफ में बदल जाते हैं। असल दुनिया से डेटा या आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो एक साफ सुथरी स्प्रेडशीट में नहीं आता है। हाँ, वो तो है। वो बिल्कुल कच्चा, विशृंखलित और अव्यवस्थित होता है। मतलब मान लीजिए कि किसी शहर के 10,000 लोगों की उम्र का डेटा हमारे पास है। बाप रे, 10,000 लोग? बिल्कुल। अब अगर हम बस उन 10,000 नंबरों की एक लंबी लिस्ट को देखने बैठ जाएं तो हमारा दिमाग सुन्न हो जाएगा। हम उसमें से कोई भी कहानी या अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। मैं समझ रही हूँ। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी डिजिटल तस्वीर को बहुत ज्यादा जूम इन कर दिया गया हो। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है ये। मतलब जब हम बहुत करीब से देखते हैं तो हमें सिर्फ अलग अलग रंग के लाखों पिक्सल दिखाई देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अव्यवस्थित। लेकिन जब हम जूम आउट करते हैं तो वे पिक्सल एक साथ मिलते हैं और अचानक हमें एक स्पष्ट चेहरा दिखाई देने लगता है। एकदम सही। और पता है, डेटा विज्ञान में इसी जूम आउट करने की प्रक्रिया को हम समूहीकरण या ग्रुपिंग कहते हैं। ग्रुपिंग? हाँ। अच्छा। जब कच्चे आंकड़े बहुत अधिक होते हैं तो हम उन्हें एक एक करके गिनने के बजाय वर्ग अंतरालों यानी क्लास इंटरवल्स में बांट देते हैं। जैसे 0 से 10 साल के बच्चे, फिर 10 से 20 साल के किशोर। हाँ, और 20 से 30 साल के युवा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक छोटा सा डाउट है। हाँ, पूछिए। अगर मैं उन 10,000 अलग अलग उम्र वाले लोगों को सिर्फ 10-10 साल के बक्सों में डाल रही हूँ, तो क्या मैं बहुत सारी बारीक जानकारी खो नहीं रही हूँ? मतलब आप कह रही हैं कि 21 साल और 29 साल के व्यक्ति को मैं एक ही ग्रुप में रख रही हूँ। दोनों में बहुत फर्क होता है ना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है आपकी। हाँ, तकनीकी रूप से देखें तो हम व्यक्तिगत स्तर की कुछ जानकारी खो जरूर रहे हैं। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि इसके बदले में हमें जो मिल रहा है वो कहीं अधिक मूल्यवान है। हमें एक पैटर्न मिल रहा है। अच्छा, पैटर्न। हाँ, हम ये समझ पा रहे हैं कि उस शहर की अधिकांश आबादी किस उम्र की है। मतलब कुछ बारीक जानकारी खोकर ही हम असल में अर्थ या मीनिंग पैदा कर पा रहे हैं। समझ गई। मतलब हम एक एक पेड़ को देखना छोड़कर पूरे जंगल को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। और इसे कागज पर उतारने के लिए ना, गणितज्ञों ने एक बहुत ही भारी भरकम और डरावना सा नाम गढ़ा है। अरे बाप रे, क्या नाम है? इसे कहते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ये नाम सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने गणित की कोई बहुत पुरानी और जटिल किताब खोल दी हो। हाँ, नाम भले ही मुश्किल हो, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। ये सिर्फ एक टेबल है जो हमें बताती है कि किस बक्से में कितनी चीजें हैं। ओके। जब हम डेटा को इन अंतरालों में डालते हैं ना, तो हम हर एक एंट्री के लिए एक छोटी सी खड़ी रेखा खींचते हैं, जिसे मिलान चिन्ह या टैली मार्क कहते हैं। हाँ, वो स्कूल में करते थे ना, 4 लाइनें खींचकर 5वीं लाइन से उसे काट देते थे। बिल्कुल वही। हर 5वीं रेखा को हम आड़ा खींचकर एक बंडल बना देते हैं। इससे गिनना आसान हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी विशिष्ट वर्ग अंतराल में कितने आंकड़े आए हैं। सही। और इस संख्या को ही उस अंतराल की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और स्रोत सामग्री में एक और बात बताई गई है कि हर एक बक्से या वर्ग अंतराल की अपनी एक सीमा होती है। हाँ, एक उच्च सीमा होती है जिसे अपर लिमिट कहते हैं, और एक निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट होती है।
जैसे अगर हमारा अंतराल 10 से 20 है तो 20 उच्च सीमा है और 10 निम्न सीमा, है ना? एकदम सही। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है यानी 10, वही हमारा वर्ग माप या क्लास साइज कहलाता है। तो इस तरह से ये समूहीकरण हमें उस अव्यवस्था से निकालकर एक व्यवस्थित तालिका तक ले आता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक और नई समस्या जन्म लेती है। समस्या? कैसी समस्या? हमने तो अभी सब कुछ कितने अच्छे से व्यवस्थित किया है। समस्या हमारे डेटा में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की बनावट में है। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, इंसानी दिमाग तालिकाओं और नंबरों की लंबी सूचियों को पढ़ने के लिए इवोल्यूशनरी तौर पर बना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तो है। नंबर देखकर नींद आने लगती है। बिल्कुल। अगर मैं किसी के सामने नंबरों से भरी एक ग्रिड रख दूं तो उसे समझने में समय लगेगा। हमें डेटा को एक ऐसे रूप में बदलना होगा जिसे हमारा दिमाग 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में तुरंत समझ सके। ओहो। और यहीं से हम तालिकाओं की उबाऊ दुनिया को छोड़कर चित्रों की रंगीन दुनिया में प्रवेश करते हैं। सही कहा, क्योंकि इंसान विजुअल्स देखकर ज्यादा जल्दी सीखते हैं। तो अगर मैं सही समझ रही हूं तो ऐसे निरंतर डेटा को दर्शाने का जो सबसे शक्तिशाली हथियार है वो आयतचित्र या हिस्टोग्राम है, राइट? एकदम राइट। हिस्टोग्राम उसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एक दृश्य या ग्राफिकल रूप है। इसमें हम दंडों यानी बार्स का उपयोग करते हैं और इन बार्स की ऊंचाई हमें सीधे सीधे ये बताती है कि उस वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी कितनी है। मतलब जो दंड सबसे ऊंचा है उसका मतलब उस ग्रुप में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। बिल्कुल, सरल भाषा में यही मतलब है। लेकिन सर, मेरा मतलब है मुझे यहाँ एक कॉन्सेप्ट को लेके सच में उलझन हो रही है। कैसी उलझन, बताइए। हमारी गाइड इस नियम पर बहुत ज्यादा जोर देती है कि आयत चित्र में दंडों के बीच कोई रिक्त स्थान या कोई गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी नियम है। एक बार चार्ट बनाती हूँ, मान लीजिए सेब, केला और संतरा, तो उन डंडों के बीच तो गैप होता है ना? सेब के बार और केले के बार के बीच खाली जगह होती है, तो फिर इस हिस्टोग्राम में गैप क्यों नहीं है? ये शायद डेटा चित्रण का सबसे गहरा और दिलचस्प सवाल है। देखिए, फलों के मामले में सेब और केला दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। असतत हैं, यानी डिस्क्रीट डेटा है। हाँ। सेब धीरे धीरे केले में नहीं बदलता ना, उनके बीच कोई गणितीय निरंतरता नहीं है। अच्छा, हाँ। लेकिन हिस्टोग्राम का उपयोग हम निरंतर यानी कंटिन्यूअस डेटा के लिए करते हैं। निरंतर डेटा। क्या आप इसे थोड़े आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? बिल्कुल। समय, उम्र, वजन, ऊंचाई, ये सभी वास्तविक दुनिया में निरंतर होते हैं। अरे हाँ, 10 साल का समय जहाँ खत्म होता है, ठीक उसी माइक्रोसेकंड से अगला अंतराल शुरू हो जाता है। एकदम सही पकड़े हैं आप। वास्तविक दुनिया में समय या उम्र के बीच कोई खाली जगह नहीं है, इसलिए हमारे ग्राफ के दंडों के बीच भी कोई खाली जगह नहीं छोड़ी जा सकती। वाओ, ये तो बहुत ही शानदार है। मतलब ग्राफ का डिजाइन सिर्फ पेज को सजाने के लिए नहीं है, वो असल में भौतिकी और समय के नियमों की नकल कर रहा है। बिल्कुल, वो बिना गैप वाले दंड वास्तविक दुनिया की इसी निरंतरता को दर्शाते हैं। स्रोत सामग्री में एक और शब्द का परिचय दिया गया है, वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क। हाँ, ये मूल रूप से उस वर्ग अंतराल का बिल्कुल मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट होता है, जो उस पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। समझ गए। लेकिन जब हम कागज पर या स्क्रीन पर एक ग्राफ बनाते हैं ना, तो एक और प्रैक्टिकल दिक्कत आती है। कौन सी दिक्कत? मान लीजिए कि हम एक शहर में दिल की बीमारियों पर रिसर्च कर रहे हैं और हमारा जो डेटा है वो 50 से 60 वर्ष के उम्र के लोगों से शुरू होता है। ठीक है। अब अगर हम अपना ग्राफ हमेशा की तरह 0 से शुरू करते हैं, तो 0 से लेकर 50 तक का पूरा ग्राफ तो बिल्कुल खाली रहेगा ना? हाँ, और वो कागज पर जगह की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। ना सिर्फ बर्बादी, बल्कि वो ग्राफ को इतना सिकोड़ देगा कि हम 50 के बाद वाले असली डेटा को ठीक से देख ही नहीं पाएंगे। सब कुछ एकदम छोटा छोटा दिखेगा। और यहीं पर वो बहुत ही दिलचस्प टेढ़ी मेढ़ी रेखा काम आती है, जिसे निकुंज या किंक कहा जाता है। हाँ, मुझे कॉन्सेप्ट बेहद पसंद आया। अगर मैं इसे अपने तरीके से समझाऊं, हाँ, बताइए। तो ये निकुंज ना एक फिल्म के फास्ट फॉरवर्ड बटन की तरह है। फास्ट फॉरवर्ड बटन, वो कैसे? सोचिए ना, अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं और पहले 1 घंटे तक स्क्रीन पर कोई भी कहानी नहीं होती, कोई एक्टर नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है मैं उसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। बिल्कुल।
तो ये निकुंज भी ग्राफ के अक्ष यानी एक्सिस को सिकोड़ देता है और हमें उस उबाऊ या खाली हिस्से को छोड़कर सीधे वहीं पहुंचा देता है जहां असली एक्शन है। यानी जहां से हमारा डेटा वास्तव में शुरू हो रहा है। हाँ, ये फास्ट फॉरवर्ड बटन वाला उदाहरण इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार और सटीक तरीका है ना? हाँ, ये हमें प्रासंगिक जानकारी पर तुरंत फोकस करने में मदद करता है। लेकिन देखिए, हिस्टोग्राम चाहे वे कितने भी उपयोगी क्यों ना हो, डेटा देखने का सिर्फ एक नजरिया है। मतलब वे हमें सिर्फ निरंतरता दिखाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें निरंतरता से कोई मतलब ही ना हो? आपका मतलब है कि हम किसी और तरह के सवाल का जवाब ढूंढ रहे हों, जैसे कुछ अलग डेटा? बिल्कुल। क्या हो अगर मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि एक के बाद एक क्या हो रहा है? क्या हो अगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सरकार के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किस विभाग को मिला? या फिर चुनाव में किस पार्टी ने कुल वोटों का कितना हिस्सा जीता? एकदम सही। जब हमें एक संपूर्ण चीज को यानी होल को उसके हिस्सों या पार्ट्स में देखना होता है ना, तो हिस्टोग्राम फेल हो जाता है। वहां हमें एक होल टू पार्ट अप्रोच की जरूरत होती है। और यहीं पर वृत्त आलेख की एंट्री होती है, जिसे दुनिया आमतौर पर पाई चार्ट के नाम से जानती है। अरे हाँ, ये पाई चार्ट तो हमारे फोन की सेटिंग्स में हर दिन दिखता है। बिल्कुल, स्क्रीन टाइम वाले सेक्शन में। हाँ, मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम का एक हिस्सा नीला दिखता है और काम या उत्पादकता के लिए दूसरा हिस्सा हरा दिखता है। और वो पूरा का पूरा जो गोल वृत्तल है वो 100% का प्रतिनिधित्व करता है, या अगर हम ज्यामिति की भाषा में कहें तो 360 डिग्री का। सही कहा। और इस 360 डिग्री के वृत्त के अंदर का हर एक हिस्सा जो देखने में बिल्कुल पिज्जा के एक स्लाइस जैसा लगता है, हाँ, उस स्लाइस को तकनीकी रूप से त्रिज्यखंड या सेक्टर कहा जाता है। हमारी स्रोत सामग्री इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। मैं इसकी शारीरिक रचना या एनाटॉमी को थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगी श्रोताओं के लिए। बिल्कुल, समझाइए। एक त्रिज्यखंड मूल रूप से 2 त्रिज्याओं यानी रेडियाई और वृत्त के एक चाप यानी आर्क से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। और वृत्त के बिल्कुल केंद्र पर जो कोण बनता है ना, उसे केंद्रीय कोण या सेंट्रल एंगल कहते हैं। एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है ये। लेकिन सिर्फ सवाल यह है कि हमारे पास तो सिर्फ कच्चा डेटा है। जैसे मान लीजिए मैंने 4 घंटे इंस्टाग्राम चलाया और 2 घंटे ईमेल पढ़े। ठीक है। अब मैं इन घंटों को इस 360 डिग्री वाले वृत्त में कैसे फिट करूं? मुझे तो एंगल निकालना नहीं आता। देखिए, इसके पीछे का जो गणित है वो बहुत ही सुंदर और आसान है। हमें बस एक भिन्न या फ्रैक्शन खोजना होता है। फ्रैक्शन? वो कैसे? सबसे पहले हम सारे डेटा का कुल योग निकालते हैं। आपके ही उदाहरण को लेते हैं। मान लीजिए पूरे दिन का आपका फोन का उपयोग 8 घंटे हैं। ठीक है, कुल 8 घंटे। अब इंस्टाग्राम के जो 4 घंटे हैं वो इस कुल 8 घंटे का कितना हिस्सा है? 4/8 यानी आधा हिस्सा। बिल्कुल आधा। अब इस भिन्न को यानी आधे को वृत्त के कुल 360 डिग्री से गुणा कर दीजिए। अच्छा, तो 360 का आधा हुआ 180 डिग्री। बस निकल गया आपका एंगल। तो आपका इंस्टाग्राम का जो त्रिज्यखंड बनेगा उसका केंद्रीय कोण 180 डिग्री होगा, जो वृत्त का ठीक आधा हिस्सा घेर लेगा। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। और अगर कोई चीज 1/4 है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। एकदम सही। मतलब ये एक जीरो सम गेम की तरह है, क्योंकि वृत्त के पास कुल मिलाकर केवल 360 डिग्री ही है। तो अगर एक सेक्टर का आकार बढ़ता है तो ये गणितीय मजबूरी है कि किसी दूसरे सेक्टर को छोटा होना ही पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पाई चार्ट की असली ताकत यही है। ये हमें मजबूर करता है कि हम संसाधनों को सीमित मानकर देखें। मुझे तो लगता है कि पाई चार्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमारे दिमाग के विश्लेषणात्मक या लॉजिकल हिस्से को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। वो कैसे भला? मतलब हमें वहां लिखे सटीक नंबर या प्रतिशत पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। हमारा जो मस्तिष्क है वो नंबर्स को प्रोसेस करने में धीमा हो सकता है, लेकिन आकारों और अनुपातों की तुलना करने में हम अविश्वसनीय रूप से तेज हैं। हाँ, जब हम टीवी पर चुनाव के नतीजे देखते हैं और पार्लियामेंट्री सीटिंग का पाई चार्ट आता है तो हम सिर्फ रंगों का आकार देखकर 1 सेकंड में जान जाते हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है। ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सच है। पाई चार्ट असल में डेटा की उस सारी जटिलता को लेता है और उसे हमारी सबसे बुनियादी विजुअल समझ में बदल देता है। हम बिना कोई गणित किए आकारों की तुलना कर लेते हैं। तो अगर हम एक कदम पीछे हटें और देखें कि हमने अब तक इस डीप डाइव में क्या हासिल किया है। हाँ, समराइज करते हैं। हमने उस बिखरे हुए अव्यवस्थित डेटा को लिया, उसे बक्सों में समूहीकृत किया, फिर उसे हिस्टोग्राम के निरंतर दंडों में बदला
और फिर पाई चार्ट के जरिए उसे एक संपूर्ण कहानी का रूप दिया। बिल्कुल। मतलब हमने अतीत के डेटा को पूरी तरह से समझ लिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा और रोमांचक मोड़ आता है। अच्छा, वो क्या? डेटा विज्ञान का अंतिम लक्ष्य सिर्फ ये समझना नहीं है कि अतीत में क्या हुआ था। इतिहास का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन डेटा की असली और सबसे भयानक शक्ति भविष्य को देखने में है। भविष्य को देखना? लेकिन भविष्य तो अनिश्चित है ना। हम कल क्या होगा इस बात को गणित के नियमों में कैसे बांध सकते हैं? और यहीं से हमारी स्रोत सामग्री का सबसे अहम अध्याय शुरू होता है, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। आप सही कह रही हैं। जीवन में बहुत कम चीजें निश्चित होती हैं। कुछ घटनाएं बिल्कुल असंभव है और बाकी सब कुछ अनिश्चितता या संयोग के दायरे में आता है। संयोग यानी चांस। मतलब वे हो भी सकती हैं और नहीं भी। बिल्कुल। प्रायिकता असल में उस शायद को एक ठोस गणितीय संख्या में बदलने की कला है। मतलब शायद बारिश होगी जैसी अमूर्त और अस्पष्ट भावना को एक सटीक फ्रैक्शन में बदलना। हाँ। लेकिन ये काम कैसे करता है? स्रोत सामग्री में हमें यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है। हाँ, एक यादृच्छिक प्रयोग कोई भी ऐसी क्रिया है जिसके परिणाम की आप पहले से निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जैसे सिक्का उछालना या लूडो का पासा फेंकना। बिल्कुल। इस प्रयोग के जो भी संभावित नतीजे हो सकते हैं ना, उन्हें परिणाम या आउटकम्स कहा जाता है। लेकिन प्रायिकता की गणना करने से पहले एक बहुत ही सख्त गणितीय शर्त है जिसे हमें पूरा करना ही होगा। कौन सी शर्त? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सभी परिणाम समसंभाव्य हैं, यानी इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि हर एक नतीजे के आने का चांस बिल्कुल समान होना चाहिए। किसी भी एक परिणाम को दूसरे पर कोई अनुचित फायदा नहीं मिलना चाहिए। ओह, इसे मैं एक उदाहरण से समझा सकती हूँ। हाँ, जरूर बताइए। समसंभाव्य परिणाम ना एक पूरी तरह से निष्पक्ष दौड़ यानी फेयर रेस की तरह है, जहां सभी धावक एक ही स्टार्टिंग लाइन से एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल। अब अगर किसी एक धावक को शुरुआत से ही 10 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाए, जैसे कि कोई पक्षपाती या लोडेड पासा जो हमेशा 6 पर ही आकर रुकता हो। हाँ, तो दौड़ का पूरा गणित ही खराब हो जाएगा। एक निष्पक्ष पासे के सभी 6 नंबरों के आने की संभावना समान है, लेकिन किसी के पक्ष में झुके हुए पासे की नहीं। ये रेस वाली तुलना बिल्कुल सटीक है। अगर दौड़ निष्पक्ष है, केवल तभी प्रायिकता का सूत्र काम करेगा। और वो सूत्र क्या है? वो सूत्र बहुत ही सरल और लॉजिकल है। किसी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए हम घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या को प्रयोग के कुल संभावित परिणामों की संख्या से भाग दे देते हैं। और इसका जो उत्तर आता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच का एक भिन्न होता है ना? बिल्कुल सही। 0 का मतलब है कि वो घटना पूरी तरह से असंभव है। 1 का मतलब है पूर्ण निश्चितता कि वो होकर ही रहेगा। और इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर उस घटना के होने का संयोग या चांस है। हाँ। मुझे स्रोत का एक उदाहरण बहुत दिलचस्प लगा था, जो ये स्पष्ट करता है कि घटना या इवेंट सिर्फ एक इकलौता नतीजा नहीं होता है। आप पासे वाले उदाहरण की बात कर रही हैं? हाँ, ये परिणामों का एक समूह भी हो सकता है। जैसे जब हम पासा फेंकते हैं तो सिर्फ 2 आना एक घटना है, लेकिन सम संख्या आना यानी इवन नंबर आना भी एक घटना है। बिल्कुल। अब पासे पर सम संख्याएं कौन-कौन सी होती हैं? 2, 4 और 6। सही। तो आपके अनुकूल परिणाम कितने हुए इस केस में? 3 हुए। और पासे पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 से लेकर 6 तक, तो हमारी प्रायिकता हुई 3/6। जिसे अगर हम काट कर सरल करें तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 1/2। और ये 1/2 ही असल में 50% है। अच्छा। यहाँ इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि प्रतिशत और भिन्न वास्तव में एक ही बात के 2 अलग-अलग रूप हैं। समझ गई। जब मौसम विभाग कहता है कि बारिश की प्रायिकता 7/10 है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि बारिश होने की संभावना 70% है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच के छोटे-छोटे फ्रैक्शन केवल स्कूल की कक्षाओं में पासा फेंकने या सिक्के उछालने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं।
ये वे गणितीय नियम हैं जो असल जिंदगी के कुछ सबसे बड़े और सबसे महंगे फैसले लेते हैं। बिना किसी संदेह के जो सुपर कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी करते हैं वो इसी प्रायिकता का उपयोग करते हैं। और चुनाव के समय जो एग्जिट पोल आते हैं उनका क्या? वो भी एग्जिट पोल पूरे देश के करोड़ों मतदाताओं का डेटा नहीं लेते हैं। वे एक छोटे समूहीकृत नमूने का उपयोग करते हैं और प्रायिकता के माध्यम से पूरे देश के रुझान की सटीक भविष्यवाणी करते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तक कि बीमा कंपनियां भी तो यही करती हैं। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस में इसका बहुत बड़ा रोल है। जब वे किसी का प्रीमियम तय करती हैं तो वे उस व्यक्ति की उम्र, मेडिकल हिस्ट्री और जीवन शैली को हिस्टोग्राम और डेटा तालिकाओं में समूहीकृत करती हैं। और फिर ये कैलकुलेट करती हैं कि उस व्यक्ति के बीमार पड़ने की प्रायिकता कितनी है। उसी 0 से 1 के भिन्न के आधार पर वे लाखों रुपए के जोखिम का फैसला कर लेती हैं। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो ये स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ गणित की किताब का चैप्टर नहीं है। ये अनिश्चितता के अंधेरे में देखने का एक टूल है। बिल्कुल। ये पूरी मार्गदर्शिका हमें दिखाती है कि कैसे हम अव्यवस्था से शुरुआत करते हैं, डेटा को आकार देते हैं, चित्रों के माध्यम से उसके पैटर्न को समझते हैं और अंततः प्रायिकता के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार होते हैं। एकदम सही। ये वास्तव में एक अद्भुत यात्रा रही है, कच्चे आंकड़ों के बिखरे हुए पिक्सल से लेकर कल के मौसम और चुनाव की भविष्यवाणी करने तक। समूहीकरण, आय चित्र, पाई चार्ट और प्रायिकता, ये टूलकिट सच में हमारी आधुनिक दुनिया का इंजन है। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।